राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों आज हम पहुँच गए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर। यदि आपने पिछले जो सेट है उनका रिवीजन नहीं किया है तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन यहाँ पर करवाया गया है, तो उस रिवीजन को जरूर करें। भीमसेन जोशी को पद्म भूषण कब मिला? यह प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के 5 रिवीजन प्रश्न है। तो 1999 में भीमसेन जोशी को क्या मिलता है? पद्म विभूषण मिलता है। योग यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल हुआ? तो ये आपका 2016 में शामिल होता है। क्या होता है आपका योग? माई टाइम्स किसकी पुस्तक है? तो JB कृपलानी की पुस्तक है माई टाइम्स। UPSC रिपोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल आपके 323 में है UPSC। सोनोरन मरुस्थल किस देश में? तो ये आपका USA अमेरिका में है सोनोरन मरुस्थल। हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा में आयोजित किया जाता है। तो यह आपका बीकानेर में आयोजित किया जाता है। कौन सा उत्सव है आपका? यह ऊंट उत्सव है। इसके बाद जैसलमेर, इसमें रेगिस्तान उत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में। मोमासर उत्सव भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपका बिहार में लगता है। और दूसरा बड़ा पशु मेला नागौर उत्सव के दौरान आपका राजस्थान में लगता है। गणगौर उत्सव यह 18 दिन तक राजस्थान में मनाया जाता है। कोलायत बीकानेर का है। मत्स्य अलवार का है। और इसके बूंदी उत्सव यह आपके राजस्थान के हैं। इसके बाद बात करें, हर साल फरवरी के महीने में आए ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? आपका बीकानेर में। संगीत वाद्ययंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का आपको चयन करना है। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, TH विनायक राम। तो उस्ताद अल्लाह रखा यह आपके किससे संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं। तोताराम शर्मा यह आपके यहाँ पखावज से संबंधित है। इसके बाद TH विनायक राम यह आपके घटम से संबंधित हैं। TH विनायकम। उस्ताद अल्लाह रखा तबला से संबंधित हैं। तोताराम शर्मा पखावज से हैं। अवन मिस्त्री है आपके तबला से हैं। U श्रीनिवासन यह मैंडोलिन से हैं। प्रभास शर्मा बांसुरी से हैं। RK बीजापुरे हारमोनियम से हैं। इसके बाद बात करें हम, BK शिवरामन मृदंगम से हैं। साबरी खान सारंगी से हैं। असद अली खान रुद्रवीणा से। मोहन श्याम शर्मा यह आपके पखावज से संबंधित होने वाले हैं। तो इसमें से आपको मिलाना था तो उस्ताद अल्लाह रखा आपका तबला आ जाएंगे, तोताराम शर्मा पखावज आ जाएंगे, घटम आ जाएंगे आपके TH विनायक राम। अवन मिस्त्री तबला, U श्रीनिवासन मैंडोलिन, प्रभास शर्मा बांसुरी, RK विजयपुरी हारमोनियम, VK शिवरामन मृदंगम, असद अली खान रुद्रवीणा, साबरी खान सारंगी, मोहन श्याम शर्मा यह पखावज। गंगूबाई हंगल और प्रभा त्रे खालिस्तान घराने की प्रतिपादक थीं। तो यह आपके किराना घराने की प्रतिपादक थी गंगूबाई हंगल और प्रभा त्रे। पद्म विभूषण इनका याद रखना है 2002 में मिला। किसे मिला? गंगूबाई हंगल को मिला। छन्नूलाल मिश्र का संबंध भी आपका किससे है? इसका संबंध भी आपका किराना घराना से है। पंडित जसराज का नाम आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। इनका संबंध आपका मेवाती घराना से है। ललिता जी राव का संबंध आगरा। गिरजा देवी सैनिया और बनारस घराना। बेगम अख्तर पटियाला घराना। बड़े गुलाम अली भी किससे संबंधित हैं? पटियाला घराना से संबंधित हैं। डागरी घराना, गुंडेचा बंधु हरिपुरसा चौरसिया सैनिया घराना। इसके बाद नूरा सिस्टर चौरसिया। इसके बाद केसरबाई केरकर जयपुर अतरौली घराना हो जाएगा। तो गंगूबाई हंगल का कौन सा घराना है? किराना घराना है। इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान है। किराना घराना की। गंगूबाई हंगल और प्रवत्रे किस घराना की प्रतिपादक? तो यह है आपकी किराना घराना की। पद्म विभूषण कब मिला? 2002 में मिला। किसे मिला? गंगूबाई हंगल को। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? आपकी गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। मल्लिका ए गजल इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेगम अख्तर को कहा जाता है। नुसरत फ़तेह अली खान सूफी संगीत से संबंधित हैं। बड़ाली ब्रदर्स, नूरा सिस्टर हो गई, आबदा परवीन हो गई, क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक इन्हें कहा जाता है। यह सभी आपकी किससे संबंधित हैं? सूफी संगीत से संबंधित हैं। गजल गायक चिट्ठी ना कोई संदेश, इसके गायक कौन है? जगजीत सिंह हैं। पंकज उदास गजल गायक हैं। गुलाम अली यह भी गजल गायक। तजल अजीज, राहत इंदौरी, मन्ना डे सभी आपके गजल गायक थे। तो भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो यह जानी जाती हैं आपकी गजल संगीत के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिकेथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? तो डिक्सन थ्रो या डिकेथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है। इसके बाद बात करें हम, सेकंड डे 110 मीटर बागा दौड़ या 2 किलोमीटर में दूसरा कार्यक्रम है। फिर भाला फेंक, पोल बेल्ट सेकंड डे होते हैं आपके।
डिक्सन थ्रो 15 मीटर दौड़ हो गई। डिक्सन थ्रो को ओलंपिक में शामिल कब किया गया? 1896 में किया गया। इसके बाद गोला फेंक में 7.26 किलो का गोला होता है मेल के लिए, फीमेल के लिए होता है आपका 4 किलो का। तो इसमें पूछा था डिक्सन डेकैथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है तो डिक्सन थ्रो नहीं है, बाकी है पहले दिन के कार्यक्रम है शॉर्ट पुट हो गया, 100 मीटर डैश हो गया, 400 मीटर डैश। इसी प्रकार सेकंड डे के कार्यक्रम आपके 110 मीटर बाधा दौड़ हो गई, भाला फेंक हो गया, पोल वाल्ट हो गया, डिक्सन थ्रो 15 मीटर दौड़। यह है डेकैथलॉन में आपके किसने दूसरे दिन के कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो दक्षिण कोरिया ने 3 बार आपके एशियाई खेलों की मेजबानी की है। किसने की है? दक्षिण कोरिया ने की है। भारत ने कब की? 1951 पहली बार नई दिल्ली में। इसमें भारत की रैंक सेकंड रही थी। 1982 में रैंक 5वीं रही थी। यह भी आपके भारत में होती है। मॉस्को अप्पू घाती था। एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में है। दूसरे एशियाई खेल 1994 में मनीला में होते हैं। तीसरे 1958 में जापान में होते हैं। 19 में 2023 में चीन में होते हैं और 20 में 2026 में नागोया जापान में होते हैं। सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। एशियाई खेलों में गोल्ड पाने वाला पहला इंडियन 1951 में सचिन नाग तैराकी में इन्होंने जीता था। पहली महिला की बात करें तो 1970 में कमलजीत संधू जीतते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने। इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो जसवंत सिंह की पुस्तक है इंडिया एट रिस्क, ए कॉल टू ह्यूमन हॉनर। इसके बाद बात करें हम डिफेंडिंग इंडिया, ये सभी किसकी इंपोर्टेंट बुक हैं? ये आपकी जसवंत सिंह की हैं। ए लाइफ इज नॉट इनफ, द मैग्निफिसेंट महाराज, यह सभी किसकी हैं? नटवर सिंह की हैं। किसकी हैं? नटवर सिंह की हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, यह आपकी यशवंत सिंह की हैं। तो इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जसवंत सिंह। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं, किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 177 में यह कहा गया है कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह विधानमंडल में तो बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। आर्टिकल खाली 76 में क्या महान्यायवादी है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और आर्टिकल 88 में आपके संसद में बैठ बोल नहीं सकते और इन्हें संसद में बैठ बोल सकते हैं लेकिन इन्हें क्या वोट का अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 105 में विशेष अधिकार हैं। इसके बाद बात करें हम नियुक्ति कौन करता है महाधिवक्ता की? तो राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। योग्यता हाईकोर्ट जज के बराबर इनकी होती है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। इसके बाद योग्यता 194 में है, नियुक्ति 177 में है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो इसमें से आप देखेंगे केवल आपका डी सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है जो कि असम की है बोडो। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अंगिका 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, यह नहीं है आपकी। 8वीं अनुसूची में आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है। कौन है आपकी? राजभाषा है। मूल संविधान की यदि हम बात करें तो मूल संविधान में आपकी भाषाएं थी 14। पहले मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 थी। फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आप ट्रिक याद रखेंगे, नमक से बना नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर मैथिली, संताली, बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है? तो अनुच्छेद 350 से यह प्रोत्साहन देता है कि हर राज्य प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करा सकता है। भाग संविधान का 17 है। इसमें वर्णन किसका है? तो इसमें वर्णन आपका राजभाषा का वर्णन है। और आर्टिकल कौन से तक हैं? 343 से 351 तक आर्टिकल हैं आपके भाग 17 में। यह किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार देवनागरी लिपि में, यह आपका है 351 में वर्णित है। 343 में संघ की राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा हिंदी होगी और राज्यों की राजभाषा 345 में, 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय
शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा आपकी तमिल है, 2004 में शामिल होती है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर क्या है? 11 है वर्तमान में। 2008 में तेलुगु कन्नड़ शामिल होते हैं, 2013 में मलयालम केरल की, 2014 में उड़िया जो कि पहले नवीनतम भाषा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 5 भाषा और जुड़ जाती हैं, फिर बढ़कर इनकी संख्या हो जाती है 11 जो पहले 6 हुआ करती थी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली है, 5 भाषा और जुड़ गई। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायथ था, यह भी आपका सही हो जाएगा। अब अरबों द्वारा पहला शहर बसाया गया, महफूजा बसाया गया था 731 एडी में। कासिम पहला सफल आक्रमण इसने किया था 712 एडी में। खैबर दर्रा जिजिया सिंध से भारत आया था। लाहौर में गजनबी वंश का अंतिम शासक था, तो खुसरो मलिक यह लाहौर में गजनबी वंश का अंतिम शासक था। गजनबी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन तुर्क था। तुर्क का यह था, यह अल्पतगीन यह गजनबी वंश का संस्थापक था। सुबक्तगीन पहला तुर्क आक्रमण इसने भारत पर किया था। फिर महमूद गजनबी आता है भारत पे। इसके बाद बात करें हम ईरानी, फिर यूनानी, हिंदी यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, अरब, तुर्क, इस प्रकार का क्रम भारत पे विदेशी आक्रमणकारियों का रहा है। महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था? तो राजेंद्र फर्स्ट है महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर राज्य कर रहा था। गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। भारत पर आक्रमण 17 बार करता है। पहला सफल आक्रमण जयपाल के समय 1001 एडी बेहंद का युद्ध जिसे हम कहते हैं वह हुआ था। सोमनाथ आक्रमण इसका 1025 वाला बहुत फेमस है, 16वां आक्रमण था इसका। जाटों के विरुद्ध इसका 1027 में आपका क्या था? अंतिम अभियान था। नगरकोट अटैक 1008 एडी का था। तो महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज कर रहा था? राजेंद्र फर्स्ट। सुल्तान महमूद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो मुल्तान पर हुआ था, जो कि इसका सफल रहा था 1175 एडी में। 1178 में यह पाटन गुजरात पर करता है, यहाँ पर यह असफल हो जाता है। पाटन गुजरात में 1178 में असफल हो जाता है। भीम सेकंड यहाँ पर राजा थे सोलंकी वंश के, लेकिन यह तब बहुत छोटे थे, इसलिए यहाँ पर इनकी माँ ने नेतृत्व किया था युद्ध का, नायका देवी जी ने। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। पहले युद्ध का परिणाम क्या रहता है आपका? पहले युद्ध में परिणाम रहता है कि यहाँ पर गौरी आपका असफल रहता है और हमारे पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इन्हें हम राय पृथ्वरा के नाम से भी जानते हैं, विजयी होते हैं। और दूसरे में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यह गैस ज्वालामुखी पर्वतों में से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प यह सभी आपके ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैसें हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप है, मध्य अंडमान में स्थित है। 2005 में यह फटा था। 2005 में फटा था। इसके बाद विश्व का सबसे सक्रिय किलाऊ हवाई द्वीप यूएसए का ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो है आपका कोटोपेक्सी है, कहाँ का है? इक्वाडोर का है। तो ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, मेथेन और जलवाष्प से यह बनती है। यह निकलती है आपकी गैस सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप है, मध्य अंडमान में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो ज्वालामुखी सबनकाया आपका पेरू में है, ना कि इटली में। कोलिमा मैक्सिको में है, मेरोपी इंडोनेशिया में है, माउंट असामा जापान में है, सेंट हेलेंस है आपका यूएसए में है, ताल फिलीपींस में, मोनोलोआ यूएसओ में, स्ट्रोम्बोली जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं यह आपका इटली में है। एटना इटली में, क्राकाटो या इंडोनेशिया में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में। शवनकाया है कहाँ पे? यह पेरू में है। कोलिमा यह कहाँ पे? मैक्सिको में है। मेरापी है कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। माउंट असामा जापान में है। सेंट हेलेंस यूएसए में है। ताल फिलीपींस में, मोनोलाउ यूएसए में, फ्यूजियामा जापान में। इसके बाद एटना इटली में, स्ट्रोम्बोली है इटली में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन
सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं। तो यह आपकी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं निम्नलिखित में से? यदि हम भूकंप तरंगों की बात करें तो PSL एक प्राइमरी होती हैं, इस स्पीड इनकी सबसे ज़्यादा होती है प्राइमरी की। सेकेंडरी एक द्वितीयक होती हैं और लव वेव यह सबसे धीमी सबसे ज़्यादा नुकसान देने से पहुँचता है। भूकंप की जो तीव्रता है वह मापी जाती है आपकी रिक्टर स्केल में। 1935 में यह बना था। मापन भूकंप का किस यंत्र से होता है? तो सिस्मोग्राफ से होता है। तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल में और सिस्मोग्राफ से इसका मापन होता है। भारत में कुल भूकंपीय जोन आपके कितने हैं? तो 4 हैं। कुल कितने हैं? 4 हैं। इसके बाद भूकंप कारण विवर्तनिक प्लेटों में गति यह भूकंप का कारण होता है। रिंग ऑफ फायर अग्निवलय कहाँ स्थित है? तो यह आपका कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? तो उत्तरी अमेरिका में बहती है बर्फ भक्षक के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा। ब्लैक रोलर भी जिसे हम कहते हैं, बिली बिली है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, व्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, योमा जापान में, खमसन मिस्र में, लेवेंच स्पेन में, कोयम इंडोनेशिया में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, शिराकू इटली, बोरा इटली में, बर्ग साउथ अफ्रीका में कहते हैं हम, जो जहाँ की हवाएं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना और इनका मॉडल आपको मिलान करना है तो हैरेड डॉमर मॉडल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। द्वितीय का PC मालोरिस मॉडल, तृतीय का S चक्रधरी मॉडल, इसके बाद अशोक चंद्र मॉडल आपका चतुर्थ का है। थर्ड में गॉडगिल फॉर्मूला, पांचवी में DP धर मॉडल था। इसके बाद 5 ईयर्स जो पंचवर्षीय योजना है, नेहरू जी प्रभावित रूस से हुए थे। यहाँ पे जनक है पंचवर्षीय योजना का, स्टालिन को कहा जाता है। तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजना को लिया है। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर? हैरेड डॉमर मॉडल पर है। द्वितीय आपकी PC मालोरिस मॉडल पर है। तृतीय S चक्रवर्ती मॉडल है। चौथी का आपका अशोक रुद्र मॉडल है। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 7। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक होती है। राष्ट्रीय आय 18% रहती है इसमें। 5 IIT की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो पहली में। नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किसमें हुआ? पहली में। कृषि पर जोर किसमें दिया गया? पहली में। 1951 से 56 तक चलती है। दूसरी 56 से 61 तक चलती है। 3 बड़े उद्योग इसमें लगाए जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी में आपका 1961 से 66 तक रखता है। इंडिया चीन युद्ध होता है और इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है। एक बार तो SST ने यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 2 युद्ध देखने को मिले, तो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। एक इसमें इंडो चीन युद्ध हुआ 1962 में, एक इंडो पाक युद्ध हुआ 1965 में। IDBI की स्थापना इसमें हुई। बोकारो जो झारखंड वाला आपका परमाणु संयंत्र है वो है इसमें ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका विकास हुआ था। बाकी जितने हैं आपके, जो आपका एक भिलाई वाला है छत्तीसगढ़ में है, इसके बाद आपका जर्मनी के सहयोग से जो लगा था आपका बोकारो का हुआ है केवल तीसरी पंचवर्षीय में, और बाकी जो आपके हैं उन 3 का विकास हुआ है, 3 बड़े उद्योगों का हुआ है आपका किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? भारत में योजना के आरंभ के किसी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 7 है। रोलिंग प्लान आपका कब से कब तक आता है? 78 से 80 तक यह आता है आपका रोलिंग प्लान। 1990 से 92 तक यहाँ पर गैप रहता है। 66 से 69 यहाँ पर सबसे पहला गैप रहता है। तो एक गैप बहुत पूछे जाते हैं कि पहला गैप कब रहा, तो पहला गैप रहा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966 से 69 तक। फिर 78 से 80 तक क्यों रहा? यहाँ पर किसकी सरकार आ जाती है? मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। वो रोलिंग प्लान लेके आ जाते हैं, रोलिंग प्लान लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या, मतलब जहाँ पर योजना नहीं चालू हुई तो इन वर्षों में अवकाश रहा, तो 7 वर्ष ऐसे हैं जो जिनमें योजना नहीं लगी। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? G. मिर्डल द्वारा दिया गया था।
बुक एशियन ड्रामा इनकी है। अनवरत योजना 1978 से 1979 तक आती है, अनवरत योजना आती है आपकी। रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिडल द्वारा, पिछले देशों को। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें होता है। इसरो की स्थापना होती है। हरित क्रांति की सफलता, परमाणु परीक्षण 1974, स्माइलिंग बुद्धा वाला इसमें होता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में होती है। 25 जून 1975 को आपातकाल लगता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 74 से 78 तक यह चलती है। फिर 78 से 80 तक क्या होता है? रोलिंग प्लान आ जाता है 78 से 80 तक। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, गरीबी हटाओ का नारा, एमएनपी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एनटीपीसी सभी आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में आए थे। यह पंचवर्षीय योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इनका लक्ष्य बहुत पूछा जाता है। पहली का 2.1 है, प्राप्ति 3.6 की हुई थी, सर्वाधिक प्राप्ति इसी में हुई थी। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना 5.6 का रखा गया, 2.5 की यहाँ पर प्राप्ति हुई। पहली का कार्यकाल 1951 से 56 है। पहली का कार्यकाल क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। यहाँ पर पहला गैप आ जाता है, तीसरी के बाद पहला गैप बहुत पूछे जाते हैं। 1969 से 74 तक, चौथी पर 74 से 79, पाँचवीं। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका षष्ठी में 1980 से 85 तक। और बाकी के जो यहाँ पर 78 79 चला गया, वो यहाँ पर रोलिंग प्लान आता है दोस्तों। सप्तम में 85 से 90, अष्टम 92 97 2002 2002 2007 2007 से 12, 11वीं 12वीं 12 से 17 है। 12वीं पूछी जाती है, 12वीं कब तक है? 12 से 17 है। 12वीं 12 12वीं 12 12 से 17। पहली 51 56, दूसरी, तीसरी के बाद गैप याद रखना है आपको। तीसरी के बाद यहाँ पर गैप आता है। फिर आता है आपका रोलिंग प्लान आता है। यहाँ पर रोलिंग प्लान आ जाता है। और बाकी फिर सेम है, 85 90, 61 से 66, 56 से 61, 51 से 56 तक पहली, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66। फिर यहाँ पर आ जाता है गैप, और 69 से 74। फिर यहाँ पर गैप आ जाता है 74 से 79 और 80। यहाँ पर 3 गैप आपको देखने को मिले थे। पंचवर्षीय योजनाओं में कितने गैप आपको देखने को मिले थे? 3 गैप देखने को मिले थे, कुछ 66 से 69 तक, 78 से 80 तक और 90 से 92 तक। यह गैप आपको याद रखने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो छठी योजना में फैला था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 80 से 85, 1980 से 85 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना है? आपकी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नाबार्ड का विकास हुआ इसी में 1982 में। एक्सिम बैंक, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें होता है। मिलान करना है, रेडियो तरंगें, यह रेडियो तरंगें हैं आपकी सेलुलर फोन से निकलती हैं। सूक्ष्म तरंगें, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल राडार प्रणाली। अवरक्त किरणें, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच। गामा किरणें, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। कौन सी किरणों का योग होता है? गामा किरणों का। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल तत्व तक ही लागू था, यह आपका Ca तक, कैल्शियम तक ही लागू था। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान, लिथियम सोडियम के गुण समान। अष्टक का पहला तत्व हाइड्रोजन था। अंतिम क्या था आपका? थोरियम था। मानवों के उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम क्रम की पहचान, तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रभाग, इनका उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम है। किडनी खराब होने पर इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया डायलिसिस अपूर्ण, डायलेजर अपोहक होता है। कृत्रिम रक्त से यूरिया को निकाला जाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में, किडनी की कार्यात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन है। स्टोन यहाँ पर पथरी पड़ जाती। कैल्शियम ऑक्जेलेट की CaC2O4। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो वह उत्तर प्रदेश ने किया है। नाम विस्टाडोम है। भारत का पहला लेखक गांव कौन सा है आपका? वो है उत्तराखंड। भारत का पहला गांव कौन सा है? वो है आपका उत्तराखंड। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है आपका महाराजगंज है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कतरनिया घाट, किशनपुर, यह यूपी में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? नाम है विस्टाडोम, यूपी ने। म्यूजियम एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? तो R.K. श्रीराम कुमार को चुना गया। T.M. कृष्णा रैमन मैक्सी अवार्ड 2016 में मिलता है। इसके बाद बात करें वायलिन से संबंधित है। लता मंगेशकर दीनार पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को। C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 S तेंदुलकर। तो
एकेडमी द्वारा संगीत कला आदि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? आर के श्रीराम कुमार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई? ग्लेशियर संरक्षण यह विषय निर्धारित की गई। आज 5 जून कौन है? तो 5 जून को है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को थीम 2025 की पुलिंग एट हिंदू प्लास्टिक प्लोलेज में है। 2025 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अवर पावर अवर प्लेनेट यह आपकी थीम है। 21 जून योग दिवस योगा फॉर वन अर्थ वन लीज वन हेल्थ यह है आपका 21 जून योग दिवस की थीम है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या रहता है कि यह तो सबको पता है कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, इस दिन आपका योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फंसते हैं कि थीम क्या है। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को अवर पावर अवर प्लेनेट। 5 जून को पर्यावरण दिवस पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।